हमारे साथ हैं राकेश टिकैत जी, किसान नेता हैं और किसानों के अधिकारों के लिए लंबे समय से कृत संकल्प हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक किसान एक दाना खेत में डालता है तो वो 20 दाना होता है और वही किसान आत्महत्या कर लेते हैं और उनको आत्महत्या करना पड़ता है, और वही 1 किलो जब आशीर्वाद आटे के रूप में फैक्ट्री में जाता है तो वो आटा 950 ग्राम निकलता है। तो वो व्यक्ति जो इस फैक्ट्री को चलाते हैं वो $1 बिलियन का एंटरप्राइज बना लेते, और जो किसान अपने खेत में एक दाना डालता है उसका दाना 20 दाना निकलता है, फिर भी उन्हें आत्महत्या करना पड़ता है। मैं ये नहीं समझ पाया कि ये कौन सा इकोनॉमिक्स है, और देश के कोई भी अर्थशास्त्री इस बात का जवाब आज तक नहीं दे पाए। मैं आपके द्वारा यह जवाब जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है और सरकार की नीति किस तरह इसको प्रभावित कर रही है। देखो, हमने सरकारों को ये कहा और गांव के लोगों को ये कहा कि हमारा हल जो है वो मजबूत है और ईमानदार है। हम ईमानदारी से अपनी खेती करते हैं, लेकिन दिल्ली की गद्दियों पे बैठने वाली जो सरकारें हैं, चलने वाली जो कलम है वो कलम ठीक काम नहीं कर रही। तो ये हल और कलम का सवाल अब आ गया, और ये गांव के लोग समझ गए हैं कि हल ठीक काम कर रहा, कलम ठीक काम नहीं कर रही। तो इसीलिए ये आंदोलन हुआ दिल्ली में। 1 साल लगा अपनी बात बताने के लिए कि कलम ठीक काम करो, यही उसका पूर्ण रूप से सवाल है। 2 ही शब्द जो इसका सवाल आ गया, हल ठीक काम करता है, कलम ठीक काम नहीं कर रही। अच्छा, ये बताइए कि किसान आज कई जगहों खबरों में आ रही हैं कि डीएपी का संकट है, एनपीके का संकट है, तो किसान आखिर इन सरकार के भरोसे अपनी खेती कब तक देखती रहेगी और सरकार से यह उम्मीद करेगी कि सरकार उनको सब्सिडी देकर डीएपी उपलब्ध कराएगा या एनपीके उपलब्ध कराएगा। सरकार की जो मिशनरी है वो पूरी तरीके से फेल्योर होती जा रही हैं। आपके नज़र में इसके बदलाव के क्या सुझाव हैं? देखो, सुझाव तो जब सरकार बैठेगी तो सुझाव उसको पूर्ण रूप से देंगे। यहाँ पे 18 मिनिस्ट्री है जो एग्रीकल्चर को देखती है। एक एग्रीकल्चर कैबिनेट बने पहले जी, और कोई भी किसानों का बात हो, गांव की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, वे पूरी मिनिस्ट्री बैठ के उस पर सलाह करें। देश को कितने खाद्यान्न की ज़रूरत है, हमारे पास में कितना है, वो एक्सेस क्यों है। किसान ने बहुत मेहनत करके यहाँ पे ज़्यादा फसल अगर पैदा कर दी, अनाज पैदा कर दिया, तो उतना ही कम रेट में बिकता है। अगर उसने कम पैदा कर दिया तो ये बाहर से मंगा लेते हैं। जब तक एक बैलेंसिंग वो नहीं बनेगी, और भारत सरकार सब्सिडियां नहीं देगी, दूसरे मद से उनकी मदद नहीं करेगी, वो भाव तो नहीं दे सकते। ये जो 1967 को अगर हम आधार वर्ष माने, उस टाइम पे किन फसलों का क्या रेट था, उस हिसाब से फसलों के रेट कितने बढ़े और देश की मार्केट वो कितनी बढ़ी। क्योंकि हम फसल बेच के मार्केट से सामान खरीदते हैं, वे 300-300 गुना तक बढ़े, और किसानों की फसलें हैं वो 15 से और 30% तक बढ़ी। तो जो अंतर है उस अंतर को सरकार पूरा कर सकती है, और जब तक सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक किसान इसी तरह से गरीब होता चला जाएगा, वो अपनी ज़मीन बेचेगा और वो मजदूर बनता चला जाएगा। उस लाइन में आज किसान जा रहा है, मजदूर बनना है पूर्ण रूप से। आप देखोगे कि जो यहाँ पे मजदूरी करता है, यहाँ पे भी आप देखोगे जो होटल में काम करता है, अगर वो गांव से है तो गांव का किसान है, और शहर मान को मजदूर बनता है। तो ये अंतर जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक सरकारों की पॉलिसी ठीक नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उन किसानों को ऋण भी मुहैया कराने का उद्देश्य था, और देश में सहकारी आंदोलन भी हुए थे। महाराष्ट्र में सहकारी आंदोलन के असर के बाद कई तरह के सहकारी संगठन आए, जिसमें सहकार भारती का नाम सबसे ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि सहकार भारती आरएसएस के समर्थकों में से किसान संगठन चलाते हैं। आपने इतने बड़े आंदोलन को 380 दिनों तक नेतृत्व किया, और सहकार भारती के कोई लोग आपके कोऑर्डिनेशन में नहीं आए, यहां तक कि आपके ऊपर तरह तरह के आरोप भी लगाए गए, चैनलों के द्वारा डिबेट भी किया गया। उस समय मैं ये जानना चाहता हूं और दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि उस समय जब पूरा देश
कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि राकेश टिकैत यह क्या कर रहे हैं, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? हमारी तो ट्रेनिंग चल रही थी, जो ये 13 महीने की हुई, 13 महीने की ट्रेनिंग ही तो हुई किसान की। किस मौसम में कैसे घर से बाहर रहना है, क्या क्या एलिगेशन लगेंगे, उनको कैसे डिनाई करना है, ये पूरी 13 महीने की ट्रेनिंग होगी। अब पूरे करोड़ों लोग फिजिकल रूप से यहाँ से ट्रेंड हो गए। अब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने काम करेंगे, अपनी भाषा में अपनी बात कहने का सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने मजबूती से अपनी भाषा में अपनी बात कहेंगे। ये ट्रेनिंग थी, एलिगेशन लगाए, बहुत चीजें हुई। 13 महीने की पूरी ट्रेनिंग किसान की होगी। अब उसको सब पता है कि तेरे साथ क्या हुआ, सब उसको याद रहेगा। टाइम टाइम पे उन सब चीजों को याद करता रहेगा। ये एक बात बताइए कि जिस तरीके से पहली बार कृषि मंत्रालय से अलग करके एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और इसके पहले मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी बने। अमित शाह जी के पहले ये डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन हुआ करता था, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता था। अब यह पूरी तरीके से सहकारिता मंत्रालय हो गया है। सहकारिता मंत्रालय आप कैसे देख रहे हैं कि क्या जिस उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय बनाया गया या सहकारिता की व्यवस्था देश में ही लाई गई, क्या किसानों तक वो सहकारिता की व्यवस्था पहुंच रही है? बहुत से लोगों को संस्थाएं बना के और उनके हैंडओवर देश को करना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से। ये कोई 1 साल का प्लान नहीं है, ये 30, 40, 50 और 70 साल की पूरी व्यवस्था यहाँ पे बदली जाएगी। पूरी जमीनें किसान की जाएगी। ये मजदूर देश बनेगा। यहाँ पे इंडस्ट्रीज में उसमें काम होगा और वो मजदूर एग्रीकल्चर से आएगा। यानी कि जमीनें छीनने का प्लान पूर्ण रूप से बना रहा है। तो ये पूर्ण रूप से उसी पैटर्न पर तरफ धीरे धीरे जा रहा है। वहाँ जब तक हम अपने गांव को मजबूत नहीं करेंगे, खेती को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक काम चलने वाला नहीं है। जमीन छीनने की प्लान बननी है पूरी। जमीन छीनो अभियान देश में चल रहा है। ये देश 2 ही चीजों पर टिका हुआ है। ऋषि पद्धति पूरे देश की मजबूत थी और पूरी दुनिया में इसीलिए इसको विश्व गुरु कहा गया है। यहाँ की कृषि पद्धति भी मजबूत थी। ऋषि और कृषि पे आधारित ये देश है। दोनों चीजों में अगर डिस्टर्ब होगा तो ये हलचल यहाँ पे पैदा होगी। आप देश को करीब 100 करोड़ लोग आज गांव पर निर्भर हैं। आप उनको वहां से, गांव से उनकी जमीन हटा के, छीन के आप कंपनियों को दोगे। इतने लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था आपकी है। हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को ही डेवलप करना पड़ेगा। लोग वहां पर रहें। किसी के पास में आधा एकड़ जमीन है, वो अपने खाने का अनाज उसमें पैदा कर रहा है, उसको दूसरा रोजगार दे दो। उसकी जमीन छीनने का काम मत करो। जिस दिन वो गांव से और फ्लैट में आ गया, ये देश बर्बाद होगा पूर्ण रूप से। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ खेती करना चाहती हैं, वो देश में संभव नहीं है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ही बढ़ाने का काम करो। ये कहते हैं जी 8% यहाँ से रेवेन्यू देश से आता है। 8% रेवेन्यू आता है क्या? जो अनाज हम 1 साल का अनाज अगर बाहर से हम खरीदते हैं, वो कितने का बैठता है, उसको नहीं जोड़ते। कोरोना काल में हर सेक्टर डाउन गया। एग्रीकल्चर सेक्टर ने पूरे देश को बचा कर रखा, क्योंकि उसने अनाज भी दिया, दूध भी दिया, फल सब्जी सब चीज उसने दी। उसको नहीं आप मानते कि इतने लोगों को ये भोजन दे रहा है, उसको नहीं मानते। गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए। सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल ये बनने चाहिए। वहां पर डेवलप करो उसका। मतलब प्लान ये बनना कि बड़े उद्योगों को इनकी जमीन छीन के बड़े उद्योग घरों को इनकी जमीनें दे दो। वो पैटर्न देश में नहीं चलेगा। जैसा आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र कर रहे थे, पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे प्रदेश हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए पेस्टिसाइड इतने मात्रा में ज़मीन में डाला गया कि आज भी वहां कैंसर जैसी घातक बीमारियां आ गई हैं और कैंसर एक्सप्रेस के नाम से कई ट्रेन पंजाब से आते हैं। तो क्या देश पंजाब और हरियाणा के रूप में जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक बुरा अनुभव लिया है, क्या आज की सरकार इस बात को नहीं देख रही है? और आपके माध्यम से ये बात सरकार तक कितनी जल्दी पहुँचाई जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो आने वाले समय
समय में कैंसर फार्मिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए किसान को अवेयर करने के लिए आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, किसान तो अवेयर है। हमने कहा कि आप उसको सपोर्टिंग करें। जिस दिन सरकार ये समझ जाएगी ये जमीन भी हमारी है, ये किसान भी हमारा है, उस दिन सुधार आ जाएगा। और जिस दिन ये समझेगी कि ये जमीन छीननी है, किसान हमारा नहीं है, गांव हमारे नहीं है, हमारे सिर्फ शहर हैं और बड़े घराने हमारे हैं, तो ये देश बर्बाद होता जाएगा। दो ही चीजों में, किसान को और गांव को अपना मान लो, तो ये गांव बस, ये देश बच जाएगा। उनको सपोर्टिंग की जरूरत है, किसान को उनको सहारे की जरूरत है। आप दे दो ना, 1967 में जो कनक था गेहूं, उसका रेट 76 रुपये क्विंटल था। सरकारी कर्मचारी की जो सैलरी थी वो 70 रुपया महीना थी। वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल कनक नहीं खरीद सकता था। दे दो आप उसका हिसाब, ये अपने आप बना देगा स्कूल भी, सड़कें, सब चीजें। लेकिन आप नहीं दोगे। गांव को गरीब करने का प्लान है, गांव की जमीन छीनने का प्लान है। किसान अपनी फसल दिन के उजाले में नहीं बेच सकता और अपनी जमीन रात के अंधेरे में भी बेचता है। ये क्या मजबूरी है? अभी हमारे पास एक डेटा आया था जिसमें ये कहा गया था कि बिहार में 8,404 पंचायत हैं जहां पैक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें सरकार ने कहा कि हम धान और गेहूं का खरीदारी करेंगे एमएसपी पर, और सिर्फ 32 सेंटर काम कर रहे थे। मतलब 8,404 जगहों जो पंचायत में पैक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जिनके लिए वो बनाया गया था किसानों के लिए कि उन्हें ऋण सुविधा मुहैया कराई जाए और सरकार उनसे खरीदारी करे, वो कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ये पूरी तरीके से सरकार सिर्फ घोषणा करती है और किसानों को एमएसपी पे भी वो चीज़ नहीं बिक रहा है, और उसका इनपुट कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है खेती करने में कि उसको वो मिल नहीं पाता, जिस वजह से किसान आत्महत्या करते हैं और किसान तरह तरह के ऋण के जाल में फंस जाते हैं और बाद में उनको आत्महत्या करना पड़ता है। अभी हमारे पास डेटा आया था कि 4,500 किसानों ने इस साल ऋण ना चुका पाने की वजह से आत्महत्याएं की हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री के लिए आईडीबीआई बैंक हैं, तरह तरह की बैंक हैं, उस तरीके से देश में एग्रीकल्चर बैंक बनाने की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ किसानों को ऋण दे और किसानों के साथ काम करे, जिससे कि सरकार के द्वारा दिया हुआ सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट उन किसानों तक पहुंचे? ऋण क्यों दो किसानों को? उसके फसलों के दाम दे दो। ऋण की कहाँ जरूरत उसको उसके फसलों के दाम दे दो। ऋण की जरूरत है ही नहीं। अगर सही दाम मिले तो ऋण की कोई जरूरत नहीं ऋण की। भाई दाम मिल रहे हैं। बिहार से 800 रुपये में धान खरीदता जाता है, हरियाणा में आता है 6 रुपये। सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हैं। तो ये कुछ लोग लगे हुए हैं। एक संगठित लूट का एक व्यवस्था है, लूट है। ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से सस्ते में खरीद के जो व्यापारी है एमएसपी में बेचता है, जो बड़ा व्यापारी है, 1.5 लाख करोड़ रुपए आता है और 1.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट सस्ते में फसलें खरीदती है। तो 3 लाख करोड़ रुपया मार्केट से आएगा और जिस दिन वो 3 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा, वो किसान बाजार जाएगा, टैक्सेस देगा और सरकारों के पास में टैक्स आएगा। एमएसपी अगर लागू कर देते हैं तो सरकारों को टैक्स और ज़्यादा मिलेगा और 3 लाख करोड़ रुपया किसानों को ज़्यादा मिल जाएगा देश में। देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहां सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहां सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए राकेश टिकैत जी को दिल्ली आकर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना पड़ा। वीडियो टीम के साथ नई दिल्ली